हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त और स्वस्थ होंगे, साथ ही आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स 2023 में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि कुछ जैक बोर्ड पूछे है, वही क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारे टीम के द्वारा टोटल 5 सेट आप लोग के दिए गए थे, जिसमें से 5 सेट में से ये सेट दूसरा है, सेट दूसरा का पार्ट 2 है। मैं इसके पहले एक वीडियो बना दिया हूँ, पार्ट वन का वीडियो बन गया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक डिस्कस हुआ है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 35 तक डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला सेट 1 नहीं देखे होंगे तो जाके देख ले, और सेट 2 का पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाके देख ले। और हमारी टीम के द्वारा टोटल 5 सेट दिया गया है, जिसमें से ये सेट दूसरा सेट है। ठीक है, दूसरा सेट होने वाला है। तो आइए हम बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक हो गया था, अब आते हैं 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सो अब ध्यान से सुनते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था। एलसीआर सीरीज सर्किट में बता दिया था। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा 18 का एलसीआर। मैं इसमें ट्रिक भी दिया था आप लोगों को, एलसीआर माइनस लगा देना है, समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है और वेवलेंथ किसका कम है, या वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसका कम। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका एक ट्रिक होता है, आप जानते होंगे। एक ट्रिक मैं आपको देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, इन माई रेंज, समझ में आया ना आप लोग को? तो गा से गामा रे, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऐसे करके आप समझ लीजिएगा। अब समझ में आते हैं, ट्रिक देते हैं। जैसे गाड़ी का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है कम होता है? तो आप बोलिएगा कि भैया गाड़ी का लेंथ कम होता है। समझ में आया ना आप लोग को? हाँ, तो इसी तरीका से ध्यान देना है। तो इसमें से बोला है ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा मतलब उसका वेवलेंथ कम होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो बोलिएगा जी समझ में आ रहा है। तो इसमें मैं सिंपल से बात याद रखना है, इसमें गामा रे, जो गामा रे है 4 नंबर का ऑप्शन, गामा रे का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होता है, लेकिन वेवलेंथ कम होता है। जैसे गाड़ी का लेंथ कैसे कम होता है, वैसे वेवलेंथ भी कम होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है गामा रे का। समझ में आ गया? तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का ही है, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी बोला है। समझ में आया ना आप लोग को? तो मैं कमेंट करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसे आप कमेंट कीजिएगा कि ग्रेटेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, इस बात को आप कमेंट कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सो ध्यान से सुनते हैं। खाली स्थान दिया है, इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफ इन फोग, मतलब फोग मतलब कोहरा। समझ में आया? देखिए, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है। तो कौन सा, मतलब ऑप्शन जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? तो इंफ्रारेड का ही इस्तेमाल हम फोटोग्राफी में कर सकते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 20 का। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन, मतलब वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, या कॉनकेव मिरर में, या प्लेन मिरर में, या नन ऑफ दीज में। तो आइए इस 21 नंबर को ध्यान से सुनते हैं। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होता है? गाड़ी के पीछे होता है। अब जब मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हो, ठीक हो, उसके बायां या दाहिना मान लो एक मिरर है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया आप लोग को? बोलिएगा जी भैया कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या करता है? एक बड़ा वस्तु को छोटा करके बताता है। समझ में आया? और यहाँ पे क्या बोला है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनना चाहिए। तो ये कहाँ पे पॉसिबल है? कॉनकेव में ना। बोलिए जी, बोलिएगा भैया जी, बिल्कुल भैया कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है। क्यों? यहाँ पे बोला है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनना चाहिए। ठीक है, वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना चाहिए, तो कॉन्वेक्टिव मिरर ही सही हो जाएगा। 21 का हो जाएगा बी नंबर। अब आते हैं आगे 22 नंबर क्या कहता है, सो ध्यान से सुनिए। 22 नंबर कहता है हिंदी में पढ़ दो क्या? किस नंबर पढ़ देता हूँ। हाँ, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो कौन बनेगा? तो आप बोलिएगा 21 का हो जाएगा उत्तल दर्पण। जो गाड़ी के
बैक में रहता है, समझे ना, साइड मिरर जिसे कहते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या कहा है सो देखिए। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, तो इसमें आप जानते होंगे इमेजनरी एंड इरेक्ट बनता है, तो कहाँ पे इमेजनरी एंड इरेक्ट, काल्पनिक व सीधा, 22 का ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए 23 नंबर पूछा है विथ इंक्रीजेज इन वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, तो ये कोई भी बच्चा जानता है वेवलेंथ बढ़ने से रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो आप बोलिएगा भैया घट जाएगा, तो 23 का बी हो जाएगा घटेगा, अर्थात डिक्रीजेज अर्थात घटता है। समझ में आया आप लोग को, तो बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। अब आता है 24 नंबर क्या कहा है सो देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ वाज गिवन बाय, कौन दिया था, द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा की थी, किन्होंने की थी या कौन दिए थे। तो आप लोग बोलिएगा फ्रेनल्स नहीं है, न्यूटन नहीं है, मैक्सवेल नहीं है, हैगन्स है, हैगन्स। समझ में आया आप लोग को, बोलिएगा जी समझ में आ गया। बातें अगला क्वेश्चन 25 क्या कहता है सो ध्यान से सुनिए। टू वेव्स हुज इंटेंसिटी आर इन द रेशियो 9:1 में दिया हुआ है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटरसिटीज विल बी। अब हिंदी में पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, क्या है, व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा, अधिकतम मतलब हाईएस्ट और अधिकतम, और न्यूनतम मतलब लोवेस्ट, अर्थात इसी को मैक्सिमम और मिनिमम भी हम कह सकते हैं। समझ में आया आप लोग को। तो एक फॉर्मूला आप इसमें जानते होंगे, क्या जानते होंगे उससे देखिए। I1 का वैल्यू कितना है 9 और I2 का वैल्यू कितना है 1। इसमें फॉर्मूला यहाँ पे बोला है I मैक्सिमम बटा I मिनिमम, तो I मैक्स बटा I मैक्स बटा I मीन, तो I मैक्स और I मीन का एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, रूट I1 प्लस रूट I2 बटा रूट I1 माइनस रूट I2, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, या तो फिर आप दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए रूट I1 कितना है, तो रूट मेरा I1 9 होगा, 9 का रूट करेंगे 3 और 1 का 1 प्लस बटा 3, 1 का 1 माइनस, अब होल स्क्वायर कर दिए, समझे। तो 3 में 1 जोड़े तो 4 बचा, 3 में 1 घटाएं 2 बचा, 2 से 2 बार में कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और नीचे बचेगा 1 का स्क्वायर करने पे 1 बचेगा। समझ में आया। तो 4/1 मतलब 4:1, तो 4:1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ये इंपॉर्टेंट था, बहुत बच्चे इसे गलत भी कर देते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मूला जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूट I1 प्लस रूट I2 बटा रूट I1 माइनस रूट I2 और इसका होल स्क्वायर कर देना है। समझ में आया। अक्सर ये पूछा जाता है 25 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा 25 नंबर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री के साथ एंगल बनाते हैं और इंसिडेंट हो रहा है ग्लास प्लेट में, ठीक है। इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ मटेरियल इज, अब हिंदी में से मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। कांच की एक पट्टिका का प्रकाश 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, इंसिडेंट कर रही, आपतित हो रही है, ठीक है। यदि परिवर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत मतलब 90 डिग्री हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब इसमें आते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, अक्सर न्यूमेरिकल पूछी जाती है। अब इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। आप इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है, विथ एंगल 60 डिग्री, एंगल यहाँ पे कितना है तो 60 डिग्री है। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। एंगल समझ में आ गया ना 60 डिग्री। अब मान लीजिए ऐसे गया, अब यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये मेरा कितना डिग्री का बनेगा, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री का यहाँ बन गया, मेरा 90 डिग्री का बना। समझ में आया। अब हम लोग को पूछा है तो इसमें एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, यहाँ तक समझ में आ गया, तो बोलिएगा जी भी समझ में आ गया। तो एक जानते होंगे tan IP = म्यू, समझ में आया। tan IP = म्यू, तो म्यू बराबर हम कितना लेंगे, tan कितना दिया हुआ था 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसका होता है, तो आप लोग बोलिएगा √3 का वैल्यू होता है, क्योंकि tan 30 का होता है 1/√3, tan 45 का होता है 1 और tan 60 का होता है √3। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही, √3, ऑप्शन नंबर 2।
√3। समझ में आ गया? तो बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए 27 नंबर। 27 नंबर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मिनिमम वर्क फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्य फलन है। तो इसमें एक मैं ट्रिक देता हूं। फिर मैं कहा ना कि हर चीज को मैं ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, हर चीज हर कॉन्सेप्ट को ट्रिक से मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो एक ऑर्डर जानते होंगे आप, सीजियम, फिर सीजियम, CS मतलब सीजियम, K मतलब पोटेशियम और Na मतलब सोडियम। समझ में आया आप लोग को? तो मिनिमम वर्क फंक्शन ये है, जैसे बढ़िएगा वैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स है, सब तो मेटल्स है ना, तो बढ़ते जाएगा। समझ में आया आप लोग को? तो इसमें क्या बोला है सो देखिए, मिनिमम मतलब कम किसका है, तो बहुत बच्चे गलत कर दिए, लेकिन कम यहाँ पे किसका होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा सोडियम का, क्योंकि सीजियम और पोटेशियम रहता तब हम मारते, क्योंकि सीजियम मान लीजिए ऑप्शन में सीजियम है ही नहीं, आयरन है, यहाँ कॉपर है, यहाँ बेरियम है, यहाँ सोडियम है, तो ना सीजियम कहीं है ना पोटेशियम कहीं है तो सोडियम ही ना। तो ऑप्शन में मेरा सोडियम था, इसलिए हम सोडियम मारेंगे। बहुत बच्चे इसे गलत कर दिए थे, बहुत बच्चे 2023 के एग्जाम में बहुत बच्चे गलत किए थे, तो आप ध्यान दीजिएगा सोडियम होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहा है सो देखिए 28 नंबर कहता है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ्स। फिर आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू। बोले ना न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है और मैं ट्रिक से आप लोगों को बताऊंगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। समझ में आया? वेवलेंथ्स एसोसिएटेड with the two electrons accelerate by 25 volt and 36 volt each। अब 28 नंबर में ध्यान से सुनते हैं। 28 नंबर एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, लेमडा बराबर H/P बोले या फिर H/mv बोले या फिर H/√2me बोले या फिर 2me लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2me बोले, या तो फिर एक ये भी फॉर्मूला होता है, इसे आप ध्यान में, इसे भी आप देखे होंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है से मैं आप लोगों को बताता हूँ। H बराबर लेमडा बराबर, लेमडा हमें करना है, लेमडा का हमको वैल्यू निकालना है ना। तो एक फॉर्मूला जानते होंगे, वो है लेमडा बराबर H/√2E2mEV। समझ में आया आप लोग को? अब यहाँ पे देखिए EV आया ना, और यहाँ लेमडा का रिलेशन देखिए, तो ये क्या है, इन्वर्सली है। आप बोलिएगा, मैं अलग पेज में बनाता हूँ, आप बोलिएगा लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V। समझे? मतलब लेमडा का वैल्यू बढ़ेगा तो V का वैल्यू घटेगा, लेमडा V का वैल्यू बढ़ाएंगे तो लेमडा का वैल्यू घटेगा। यही इन्वर्सली में यही रिलेशन होता है। तो बोलिएगा जी भैया यही होता है। अब आते हैं, अब इसमें जानते हैं कि लेमडा 1/λ2 √V2/V1, क्योंकि हम कीजिए करेंगे तो V2 ऊपर चला जाएगा। अब V2 कितना है 36 है, और V1 कितना अब V1 कितना है, तो V1 बोलिएगा 25 है, और रूट में है तो रूट में निकालिएगा तो क्या बचेगा 6/5 बचेगा। तो समझ में आया आप लोग को? तो 6/5 कहाँ पे है सो आप ध्यान में देखिए, 6/5 हाँ 4 नंबर में है, 4 नंबर में है 6/5। बहुत बच्चे 5/6 मारते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 6/5। समझ में आ गया आप लोग को? बहुत टीचर 36/25 बता देते हैं, बहुत टीचर बताते हैं 36/25, जो कि गलत है। बहुत टीचर्स को मैं देखा हूँ ऐसे यूट्यूब पे सॉल्व करवाते हुए 36/25 बताते हैं, जो कि गलत है, रूट में होगा। समझ में आया आप लोग को? अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा है सो देखिए, हिंदी पढ़ दो क्या? चलिए पढ़ देता हूँ। 25 वोल्ट और 36 वोल्ट द्वारा त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों के संबंधी डी ब्रोगली तरंगों का अनुपात है। डी ब्रोगली वेव्स का वही होता है λ1/λ2। समझें? तो रूट में V2/V1 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको करेंगे जब, तो लेमडा से इन्वर्सली रिलेशन था ना 1/V, इसीलिए हम इसको पलट दिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कॉमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो। अब आते हैं 29 नंबर, द बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स। ये अक्सर बच्चे केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल करके, है ना। अब आते हैं कुछ 29 नंबर क्या कहा है सो ध्यान से सुनिए। 29 नंबर कहा है एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिजाइड। यही लग रहा है मेरे को सही। अब आगे पढ़ता हूँ। यूज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा फ्रॉम एटम्स प्रेडिक्ट्स द सेम इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप ऑफ एटम्स। नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब कैसे होगा सो बताते हैं। इसमें एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग को, एल बराबर, इतना डीपली नहीं जाता पर मैं चला जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, NH/2π। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इसमें आप ध्यान, ऐसे डीपली ज़्यादा जाता नहीं है पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसमें समझ में आ गया ना? 29 का 1 हो जाएगा, ठीक है। एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
क्वांटिजाइज। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। 30 नंबर क्या कहता है सो देखते हैं। हिंदी पढ़ देता हूँ। परमाणु का बोर मॉडल क्या बनता है? मानता है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। समझ में आया आप लोग को? तो यही होता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए 30 नंबर। और टोटल 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 35 तक जाना है। वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है पर कोई नहीं, आप लोग को समझना है, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यही काफी है। एसआई यूनिट ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट आर इज, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो हर कोई जानते हैं पर मीटर होता है, अर्थात 1/मीटर को ही ऊपर लेंगे तो पर मीटर कहलाएगा। समझ में आया आप लोग को? 30 तो बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। अब आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर, वैसे 31 नंबर में क्या कहा है सो देखिए। इंपॉर्टेंट वैसा नहीं रहेगा, फिर भी आप समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ, आया है क्वेश्चन में। तो मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड, देन द हाफ मीन लाइफ, मतलब हाफ मीन लाइफ आपसे पूछा है, टी हाफ का वैल्यू पूछा है। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, कॉन्सेप्ट चलिए आपसे देखते हैं। टाउ बराबर 1/लेमडा आप जानते हैं? बोलिएगा जी भैया जानता हूँ। अब लेमडा बराबर, लेमडा को ऊपर ले गए तो टाउ क्या आ गया? नीचे आ जाएगा। तो लेमडा को ऊपर ले गए तो टाउ आ गया नीचे। अब टाउ का वैल्यू कितना हुआ है? 100 सेकेंड है ना जी। तो बोलिएगा जी भैया, तो 1/100 हो गया। समझे? अब यहाँ तक ध्यान में रखिएगा, लेमडा का वैल्यू 1/100 आया है। अब यहाँ इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं टी हाफ पूछा है मेरे को, टी हाफ। तो इसका फॉर्मूला होता है 0.693 बटा लेमडा। अब लेमडा का क्या वैल्यू था? 1/100 था। तो 1/100 रखेंगे, लेमडा की जगह 1/100 रखेंगे। मान लीजिए लेमडा काट दिए 1/100, तो 100 कहाँ चला जाएगा? तो 100 ऊपर चला जाएगा गुना में। तो 100 गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? तो बोलिएगा जी पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो सेकेंड में आ जाएगा। समझ में आया? तो इसमें एक ध्यान रखने वाली फॉर्मूला ये है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बटा लेमडा। यहाँ लेमडा हम निकाले, समझ में आया आप लोग को? टाउ के सहायता से निकाले लेमडा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा 3 नंबर हाँ सॉरी 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्या है सो देखिए, 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर ये है ना? 3 नंबर 69.3 सेकेंड। अब आते हैं 32 क्या कहता है सो देखिए ध्यान से। 32 कहा है इन रेडॉन, भाई रेडॉन को पता है, न्यूक्लियस देयर आर। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, रेडॉन की बात करें तो रेडॉन में रेडियम, रेडॉन नॉट ए रेडॉन, रेडियम, बहुत कोई रेडॉन भी बोल देते हैं पर कोई नहीं। यहाँ पे जेड, यहाँ पे जो 88 है ना, ये मेरा क्या है पता है? प्रोटॉन है। इसे हम देखिए रेडियम है, ठीक है। अब रेडियम में देखिए यहाँ पे जेड होता है और यहाँ क्या होता है? ए होता है। समझ में आया आप लोग को? वेट हल्का सा रुक जाइएगा। हाँ, अब मैं फिर से आप लोगों को हाँ ठीक है, यहाँ पे जेड और यहाँ पे ए। अब यहाँ पे 88 दिया हुआ है और यहाँ कितना है? 226। अब इसमें एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। फॉर्मूला क्या जानते हैं उससे देखिए आप लोग। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला ये जानते होंगे आप लोग, ए माइनस जेड। तो 226 माइनस जेड कितना है? 88। तो बचेगा टोटल 138। अब देखिए ऑप्शन में देखिए 138 न्यूट्रॉन कहाँ है? 138 न्यूट्रॉन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस यही ऑप्शन है सही, 138 न्यूट्रॉन। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं और बता देता हूँ, न्यूट्रॉन निकाल लिया आप लोग को। प्रोटॉन कितना हो गया? 88। जेड मतलब 88 जो है ना वो प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन देख लीजिए 88 कहीं नहीं है, प्रोटॉन यहीं पे है, एक ही तो है यहाँ, और यही हुआ। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अब आते हैं 33 क्या कहता है सो ध्यान से सुनिए। 33 कहता है जेनर डायोड फंक्शन इन। जेनर डायोड का फंक्शन पूछ रहा है यहाँ पे, तो किस पे काम करता है, वर्क किस पे करता है? तो फॉरवर्ड बायस पे करता है या फिर रिवर्स बायस पे करता है? बोथ फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कंडीशन पे करता है, मतलब नॉन ऑफ दिस करता है। तो आप लोग बताइएगा जेनर डायोड का ये मेनली रिवर्स बायस्ड पे कंडीशन पे फॉलो करता है, मतलब रिवर्स बायस्ड पे वर्क करता है जेनर डायोड। समझ में आया आप लोग को? तो बोलेगा जी भैया समझ में आ गया। अब आते हैं 34 क्या कहता है सो देखिए। 34 कहता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। 34 बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ये पूछते रहता है, अक्सर पूछते रहते हैं। इसको आप कमेंट कीजिएगा। यदि
किसी भी कंडक्टर बोल लें या फिर कंटेनर बोल लें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा। एज ए सेमी कंडक्टर है यहाँ पे, तो सेमी कंडक्टर का बात मेनली कर रहा है, तो सेमी कंडक्टर का हम बात करेंगे। तो सेमी कंडक्टर में मेनली एक ध्यान रखिएगा, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, यदि रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इसे आप कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं 35 में। 35 नंबर क्या कहता है सो देखिए, 34 का लगवा देता हूं, इसमें होगा डिक्रीज करेगा, समझ में आया। अब आते हैं 35। 35 क्या कहता है सो देखिए, 35 लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंड एटम इज। अब इसमें मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। देखिए यदि पी टाइप का बात करें, पी टाइप का बात करें तो पी टाइप ट्राईवैलेंट होता है, ट्राईवैलेंट, ठीक है, ट्राईवैलेंट होता है पी टाइप, ट्राईवैलेंट। और एन टाइप बोले, एन टाइप, तो एन टाइप कैसा होगा, पेंटावैलेंट होगा, पेंटावैलेंट। क्या बोलिएगा, पेंटावैलेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है सो देखिए, पेंटावैलेंट, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे पंच संयोगी हो जाएगा, ठीक है, पेंटावैलेंट पंच संयोगी। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सेमी कंडक्टर ही क्यों कहते हैं, सेमी ऑसिलेटर क्यों नहीं कह सकते। यदि कंडक्टर ऑसिलेटर समझ में आया ना, तो सेमी कंडक्टर ही क्यों कहते हैं, इसको आप कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और इसका पहले पार्ट 2 सेट 2 का पार्ट 2 मैं वीडियो डाला था यूट्यूब पे, वो नहीं देखे होंगे तो जाकर आप देख लीजिएगा। और इसके पहले फिजिक्स का 2022 का भी PYQ करवाया गया है सेट 1 करके, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और हमारे थ्रू 3 सेट और दी जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।